गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल जीपीएस मंत्रा में स्वागत है। आज आप सभी के बीच पॉलिटी का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। घटना चक्र जो सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें आज हम लोग संविधान सभा के बारे में जानेंगे। चलिए हम लोग अपने क्लास की तरफ चलते हैं। संवैधानिक विकास हम लोग पढ़े थे, जो दो पार्टों में संवैधानिक विकास हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और आपका जो ताज के शासन के अधीन में जितने सारे अधिनियम बने, चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, वो सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग तीसरा पार्ट में संविधान सभा के बारे में जानेंगे। संविधान सभा का निर्माण प्रक्रिया है ना, संविधान सभा और आपका संविधान की जो निर्माण प्रक्रिया था, इसके बारे में जानेंगे। चलिए देखिए, ये संविधान का जो निर्माण हुआ था उस संविधान सभा के तहत हुआ था। संविधान सभा और इसकी जो प्रक्रिया, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले भारतीयों की ओर से संविधान सभा की जो मांग रखी गई थी, वो मई 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा रांची में रखी गई थी। तो आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीयों द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग जो है वो कब रखी गई, ये कब मांग की गई थी? तो मई 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा, है ना। ये स्वराज पार्टी है, इसकी स्थापना के बारे में देखिए। इसकी स्थापना होती है 1923 ईस्वी में। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर करते हैं। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। सारी जो पार्टी है उस सभी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्तार से। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है। देखिए आगे देखिए, वर्ष 1934 में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया था। अब देखिए, अगर पूछा जाएगा आपसे कि सर्वप्रथम मांग कब रखी गई थी और किस पार्टी के द्वारा रखा गया था, तो आप बताइएगा मई 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा। लेकिन विचार सर्वप्रथम किसने दिया था संविधान सभा के निर्माण का? तो एम.एन. राय। ठीक है, इसका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। एम.एन. राय हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं इसको, तो आप ये याद रखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में, आपको मई 1934 में ही देखिए संविधान सभा निर्माण की आधिकारिक रूप से घोषणा की गई थी। तो कांग्रेस पार्टी भी जो था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, उन्होंने भी आधिकारिक रूप से इसकी जो पुष्टि किया गया था, पुष्टि तो आपका 1936 के फैजपुर अधिवेशन में होता है, लेकिन मांग कांग्रेस के द्वारा भी 1934 में ही किया गया था। देखिए 1934 में
कांग्रेस भी किया है, लेकिन अगर सबसे पहले पूछा जाए तो स्वराज पार्टी है ना, मई 1934 में ये भी किया था और इन्होंने भी 1934 में ही किया, लेकिन सबसे पहले स्वराज पार्टी का नाम आता है, तो आप इसे याद रखिएगा। और स्वराज पार्टी ने इसकी पुष्टि कब की? 1936 का फैजपुर अधिवेशन। ये देखिए, कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन होते हैं। 1885 में जब इसकी स्थापना होती है कांग्रेस का, ठीक है, तो बहुत सारे अधिवेशन होता है अलग अलग जगहों पे, और उनकी अध्यक्षता भी अलग अलग लोगों द्वारा, ठीक है, किया जाता है। उन चीज़ों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल देखिए, हम लोग संविधान सभा के निर्माण की जो प्रक्रिया है, किस तरह से हुई है संविधान सभा का निर्माण, इसके बारे में जान रहे हैं। तो थोड़ा डिटेल देखिए, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, बाकी फिर आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन ने लाया था, है ना, क्रिप्स मिशन द्वारा। ये क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 ईस्वी में, ठीक है। क्रिप्स मिशन का गठन 1942 ईस्वी में होता है। तो ये आप ये याद रख सकते हैं कि निर्वाचित संविधान सभा का भारत में जो निर्माण का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था? तो क्रिप्स मिशन। लेकिन संविधान सभा का जो गठन होता है वो होता है कैबिनेट मिशन के तहत। जो कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, इसके तहत संविधान सभा का गठन होता है। लेकिन अगर बात इस तरह से किया जाए और क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाए कि सबसे पहले संविधान का निर्माण का प्रस्ताव किसने रखा था, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा हो जाएगा 1942 ईस्वी में, है ना। और ये जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया था, प्रातिनिधिक निर्वाचन का आधार पर इसका गठन होना था। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एक प्रतिनिधि जो है 10 लाख लोगों की जो ये था जनसंख्या था, उसके वोटों पर एक प्रतिनिधि का चयन करना था, ठीक है, आगे मिलेगा। और संविधान सभा के कितने सदस्य थे, ये सारे चीज़ हम लोग जानेंगे, किसके कैसे 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 उसका जो है चयन हुआ संविधान सभा का। कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी, प्रांतों के प्रतिनिधि जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत देखिए, आगे देखिए, इसका तहत जो है आपका यहाँ पे है, देखिए इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख, अभी आपको बताएंगे, प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन होना था, है ना। तो इससे आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सभा में प्रति प्रतिनिधि कितने जनसंख्या पर था, तो प्रति 10 लाख व्यक्ति, 10 लाख जनसंख्या पर, ठीक है, 10 लाख व्यक्तियों पर। संविधान सभा में कुल सदस्य अगर पूछा जाए आपको, लेकिन ये देखिए अविभाजित था, जब भारत जो है, भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तब का सदस्य का संख्या आई 389। बाद में सदस्य की संख्या जो है 299 रह जाती है, ठीक है, तो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी जब विभाजन हो जाता है। तो अभी फिलहाल जब संविधान सभा का जब निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई थी, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, और 389 में जो था 296 जो था ब्रिटिश भारत से था। ब्रिटिश भारत माने आपका जो गवर्नर के अधीन में था भारत, ब्रिटिश गवर्नर के अधीन में, वहां से 296 सीटें था, और 93 जो था देसी रियासतों से था, ठीक है, जो भारतीय रियासतें थी उससे 93 सीटें था। तो देखिए 296 और 93 ये दोनों मिलाकर के आपका 389 होता है। ये टोटल सीटों को इस तरह से आवंटन किया गया था, बांटा गया था, और इसी पर जो है चुनाव होना था। टोटल ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटें जो था, 296 सीटें जो आपको ब्रिटिश भारत को दिया गया था, इसमें से 292 जो था, 292 सदस्यों का चुनाव हुआ 11 गवर्नर के प्रांतों से, है ना, 11 गवर्नर प्रांतों से हुआ, ठीक है, और 4 जो था वो कमिश्नरी क्षेत्र से आया, ठीक है, चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र था, मुख्य आयुक्त बोलते हैं हिंदी में इसको। तो 4 का चयन जो है कमिश्नरी, ठीक है, मुख्य आयुक्त के प्रांतों से हुआ। तो ये देखिए 92 और 4 96 हो जाता है आपका। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासत के प्रमुखों द्वारा किया जाना था, और देशी रियासत जो था 93 जो सीटें आवंटन किया गया था देशी रियासतों का, वो आपको रियासत के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। देखिए संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुई, ठीक है, संविधान सभा के ये जो है चुनाव की जो प्रक्रिया संपन्न हुई, ठीक है,
वो जुलाई अगस्त में संपन्न हुई। ठीक है, जुलाई से अगस्त तक चला है, इसलिए जुलाई अगस्त दिया होगा। जुलाई में शुरू हुआ होगा, लास्ट जुलाई में अगस्त तक चला होगा, इस तरह से। ठीक है, डेट तो इसमें भी नहीं है, आप जुलाई अगस्त में से 46 याद रख सकते हैं। 296 सीटें ब्रिटिश भारत को आवंटित था। अब देखिए 296 सीटें ब्रिटिश भारत को दिया गया था। इसमें से जो पार्टियां थी भारत में, उसमें जो पार्टियां था, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग पार्टी, स्वराज पार्टी, अन्य पार्टी जो थी, वो सभी में कितने कितने सीटें, कौन कौन कितना सीट जीता। तब आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है कांग्रेस वाला, है ना। संविधान सभा में 208 सीटें जो है कांग्रेस जीता था। ठीक है, 208 सीटें जो है कांग्रेस को मिली, और मुस्लिम लीग को 73 सीट, 73 सीट जो है मुस्लिम लीग को मिला। और बाकी जो है जो 15 सीटें था, वो आपको कुछ छोटे छोटे जो समूह था और कुछ निर्दलीय, जिसको बोलते हैं स्वतंत्र, है ना, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र सदस्यों को मिला 15 सीटें। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। जो आपका देशी रियासत का जो 93 गो सीट दिया गया था, वो शुरुआत में, संविधान सभा की शुरुआत में भाग नहीं लिया था। सिर्फ 296 पर ही ये हुआ था वोटिंग, है ना। इसमें से एक इंपॉर्टेंट ये चीज आप याद रखिएगा हमेशा कि कांग्रेस को कितने सीटें मिला था, तो 208, मुस्लिम लीग को 73। देखिए शुरुआती में देशी रियासत भाग नहीं लिया, लेकिन बाद में जाकर के 28 अप्रैल 1947 को, ठीक है, 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन, संविधान सभा के तीसरे अधिवेशन से भारतीय रियासत उसमें जुड़ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो संविधान सभा के तीसरे अधिवेशन में शामिल होता है कौन? देशी रियासत। शुरुआती में नहीं रहता है, इसमें शामिल नहीं होता है, भाग नहीं लेता है। तो यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन जा सकते हैं, कभी पूछा जा सकता है आपको। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था ना, इनडायरेक्ट हुआ था। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया जाना था। मंडल बनाया गया था, निर्वाचक मंडल, उसके रूप में किया गया था। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। देखिए इसमें वयस्क मताधिकार पर आधारित ये नहीं था। ठीक है, इसमें सभी लोगों को चयन किया गया था, वयस्क मताधिकार का कोई इसमें प्रावधान नहीं किया गया था। 1935 का अधिनियम जो हम लोग पढ़े हैं, है ना, 1935 का अधिनियम हम लोग जो पढ़े थे, जो सबसे बड़ा और जटिल अधिनियम था। बहुत सारे इस अधिनियम से बहुत सारे जो है चीजें हमारे संविधान में आज भी अपनाया गया है। ये अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर सीमित था, है ना। मताधिकार का जो सिस्टम था वो कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। ध्यान दीजिएगा, वायसराय ने जितने भी निर्वाचित हुए थे, जितने भी जिनका निर्वाचन के द्वारा जो भी विजयी हुए थे सीटों पे, उन्हें वायसराय द्वारा बुलाया गया 20 नवंबर 1946 को। वे 9 दिसंबर 1946, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का पहला बैठक हुआ। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है इसे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को, है ना। वायसराय 20 नवंबर 1946 को सारे निर्वाचित प्रतिनिधियों को बुलाया, और उसके बाद पहला बैठक किया गया 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो 207 सदस्य, है ना, जिसमें 9 महिलाएं थी। अब देखिएगा, यहां समझिएगा बात को, 389 में से 93 को तो पहले ही यहां हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो देशी रियासत था संविधान में शुरू में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तीसरे अधिवेशन में भाग लिया था, है ना, तृतीय अधिवेशन में। तो बाकी बचे 296,
ये 296 प्रतिनिधि में से भी 207 प्रतिनिधि ही भाग लिया था, और जिसमें 9 गो महिला था। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्य भाग लिए, 207, तो उसमें से कितनी महिलाएं थी, तो 9 महिलाओं ने भाग लिया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता, देखिएगा यहां से थोड़ी सी आप आगे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, आपको अच्छी से दिखाई दे। देखिए प्रथम बैठक की अध्यक्षता, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। पहला बैठक की अध्यक्षता जो किया था वो इन्होंने ही किया था, लेकिन ये परमानेंट नहीं थे। आप कहिएगा परमानेंट क्यों नहीं थे, क्योंकि परमानेंट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, वो निर्विरोध संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन इनकी अनुपस्थिति थी उस समय, उसमें प्रेजेंट नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसीलिए पहले बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है अस्थाई और अस्थाई, देखिए अस्थाई और अस्थाई है ना, अस्थाई और अस्थाई, अस्थाई, ठीक है, और अस्थाई, अस्थाई और अस्थाई। तो अस्थाई कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और बाद में परमानेंट अस्थाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। चलिए देखते हैं आगे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अब देखिए ये जो है ना उद्देश्य प्रस्ताव जो है आपका, जिसे हम प्रस्तावना कह सकते हैं, ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब, 13 दिसंबर 1946। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है। क्वेश्चन यहां से भी आपका बन सकता है कि भारत में जो है उद्देशिका है ना, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना जो है वो कब पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को, और नेहरू द्वारा। किसके द्वारा, नेहरू द्वारा, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव समझिएगा आप, यही प्रस्तावना के बारे में बात की जा रही है जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश करता है 13 दिसंबर को, ठीक है। 13 दिसंबर, अच्छा ये चीज अभी थोड़ा यहाँ पे आपको हम बताए नहीं, 11 दिसंबर को एक बैठक होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है से परमानेंट अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। डेट आपको यहाँ पे छूट गया था, अब डेट भी याद रख सकते हैं, 11 दिसंबर 1946 को। पहला बैठक तो 9 दिसंबर को होती है, और 9 दिसंबर के बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं अध्यक्ष, लेकिन ये अस्थायी होते हैं। बाद में अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं। कौन सा अधिवेशन, तो आपका दूसरा अधिवेशन में, है ना। 9 को पहला अधिवेशन होता है आपका, दूसरे अधिवेशन आपकी 11 दिसंबर को होती है, और तीसरी अधिवेशन आपकी 13 दिसंबर को होता है। तीसरे अधिवेशन में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया जाता है। देखिए आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। संविधान जो सभा है और इसकी निर्माण प्रक्रिया जो है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। किसे, उद्देश्य प्रस्ताव को, है ना। पेश कब किया गया था, प्रस्तुत कब किया गया, तो प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। उसी के बाद कुछ दिनों के बाद ही 22 जनवरी को ही अगले महीने, ठीक है, 1947 को संविधान सभा में इसको पारित किया जाता है। तो ये बोल सकते हैं पारित या लागू, जो भी बोल सकते हैं, 22 जनवरी को 1947 में इसको किया गया। माउंटबेटन योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई। हम बताए थे, देखिए यही चीज अभी हम आपको बात बता रहे थे कि शुरुआती में जो 389 सदस्य था, वो बाद में जब हमारे देश का विभाजन हो जाता है भारत और पाकिस्तान में, पाकिस्तान जब अलग होता है, ठीक है, तो पाकिस्तान जो अलग होता है, ऐसा विभाजन जो होता है भारत का,
वो किसके तहत होता है? तो माउंटबेटन योजना के तहत। ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है ना, कि विभाजन जो होता है या पाकिस्तान जो है भारत से पृथक जो बनता है तो माउंटबेटन योजना के तहत, ठीक है। इसका भी एक संविधान का गठन होता है। जिस प्रकार से भारत में संविधान का गठन हो रहा था, इसका भी संविधान का गठन होता है। अब देखिए, जब एक अलग पाकिस्तान बन रहा है, अलग एक जैसे अपना डोमिनियन स्टेट का ये जब अलग इसका निर्माण हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि कुछ सदस्य वहां से चयनित होकर आए होंगे, निर्वाचित होकर आए होंगे ना, कुछ सदस्य वहां से निर्वाचित होकर आए होंगे। तो जब ये अलग होगा तो जो कुल सदस्य था 389, इसमें से कुछ सदस्य तो चले जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि सदस्यों की संख्या क्या होगा? घटेगा। तो अलग होने के बाद जो संविधान सभा में कुल सदस्य रह गए वो 299 रह गई, ठीक है। बाकी अलग कैसे हुआ, ठीक है, क्या क्या घटनाएं हैं, सब हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। इतिहास जब पढ़िएगा, ठीक है, तो सारी चीजें पढ़ने के लिए मिलेगा उसमें, उतना हम लोग अभी विशेष जानेंगे नहीं। हम लोग संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया जान रहे हैं। तो आप इतने याद रखिए कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान के लिए अलग संविधान का गठन हो जाता है ना। अलग संविधान का गठन होने से ही जो हमारे संविधान की जो निर्माण प्रक्रिया है उसमें कुछ न कुछ तो प्रभाव आएगा। सबसे पहले तो सदस्यों की कुल संख्या घट जाता है, जिसमें अब देखिए 299 रह गया। यहां से ये भी याद रखिएगा 389 और 299, ठीक है, विभाजन से पूर्व और विभाजन के बाद। अब 299 में से देखिए 229 प्रतिनिधि जो था वो भारतीय प्रांतों के हो गया, है ना। भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि हो गया और रियासत के 70 को। पहले रियासत से कितने था? 93 था, है ना। और प्रांतों से जो था, जो ब्रिटिश प्रांत था, उससे 296 था। तो 296 93 मिला के 389 हुआ करता था, लेकिन देखिए घट गया। पहले इसमें था आपका 296 और ये था 93, ठीक है। तो इस प्रकार से विभाजन के फलस्वरूप जो संविधान सभा के सदस्य थे उसमें उसकी संख्या में कमी आई। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा में कुल 2 वर्ष, देखिए इसका समय दिया हुआ है कि संविधान सभा के निर्माण की जो कुल प्रक्रिया था उसमें कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा के वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय मिलता है, देखिए, ठीक है। जिसका कारण क्या है कि एक दिन जो था, अंतिम दिन जो था, निर्माण प्रक्रिया आपका 2 वर्ष 11 माह 17 दिन में हो गया था, लेकिन जब संविधान का अपनाया जा रहा था, अंगीकृत किया जा रहा था, तो उस एक दिन को अगर हम जोड़ देते हैं तो 17 और 1 कितना हो जाता है? 18 दिन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर निर्माण की बात करेंगे, उसकी प्रक्रिया जो बन रही थी, तो उस जो 17 दिन में ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन 18वें दिन संविधान को अपनाया गया, ठीक है, उसको अंगीकृत किया गया। कुछ इससे रिलेटेड देखिए 11 अधिवेशन कुल हुए थे। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की जो निर्माण प्रक्रिया था उसमें कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये 11 अधिवेशन हुआ था, है ना। और कुल अवधि 165 दिन। ये 11 अधिवेशन है, 11 अधिवेशन में कुल 165 दिन लगा था, जिसमें से 114, देखिए, जिसमें से 114 दिन, याद रखिएगा, 114 दिन संविधान के प्रारूप विचार किया गया था, ड्राफ्ट। इसकी जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था, प्रारूप तैयार किया जा रहा था कि संविधान कैसा होना चाहिए, ठीक है, इस पर खाली विचार करने में 114 दिन लगाया गया था, है ना, कि किस रूप से होना चाहिए, इसमें क्या क्या शामिल किया जाए, ठीक है, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, आपकी जो संविधान में जो शासन व्यवस्था होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, इन सभी चीजों पर विचार जो है 114 दिनों तक किया गया। और कुल अधिवेशन 11 हुआ था, ठीक है। इसमें 11 अधिवेशन में 165 दिन लगे थे। ये सारे चीज याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अंतिम अधिवेशन कह सकते हैं, जो 11वां अधिवेशन हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, ठीक है।
और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अपनाया जाता है, अंगीकृत किया जाता है, लेकिन लागू किया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है, और इसके भी कुछ प्रमुख कारण है कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है, और उसको अंगीकृत भी किया गया था, तो लागू क्यों नहीं किया गया? तो इसके पीछे भी एक कारण है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि 26 जनवरी को जो है लाहौर में रावी नदी के तट पे, ठीक है, 26 जनवरी को ही तिरंगा झंडा फहराया गया था अर्धरात्रि में। तो इसी दिन को यादगार में या उसके याद में, ठीक है, 26 जनवरी के डेट को चुना गया था और उस दिन संविधान को लागू किया जाता है। लेकिन अंतिम अधिवेशन जो हुआ था 11वां अधिवेशन, वो 26 नवंबर 1949 को ही हुआ था, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई। अच्छा देखिए, आपका संविधान का सारा चीज कंप्लीट हो जाने के बाद भी, अंतिम अधिवेशन खत्म होने के बाद भी 24 जनवरी मतलब लागू होने से 2 दिन पहले, ठीक है, लागू होने से 2 दिन पहले जो है सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। 284 सदस्य का हस्ताक्षर हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, संविधान सभा जो सभा था, इस पर पुनः 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्य जो है से हस्ताक्षर करते हैं। तो ये भी पूछा सकता है कि कितने सदस्यों का हस्ताक्षर है उस पर, तो 284 सदस्यों का। भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो BN राव है, इसको पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव, BN राव कहते हैं इसको। संवैधानिक सलाहकार होते हैं, नियुक्त किया गया था BN राव को। तो पूछा भी जाता है कि संविधान के जो सलाहकार थे वो कौन थे, तो BN राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव इनके पूरे नाम था। ठीक है, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ड्राफ्ट कमेटी, ऐसे तो सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे आगे कि कौन कौन समिति के कौन कौन अध्यक्ष थे। तो ड्राफ्ट कमेटी जो बनाया था, प्रारूप समिति, वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया जाता है। और इसीलिए भीमराव अंबेडकर को जनक माना जाता है, क्योंकि देखिए 114 दिन तक इस पे बहस किया गया था ड्राफ्ट कमेटी बनाने में। ठीक है, और ड्राफ्ट सबसे देखिए, किसी भी चीज को शुरू करने से पहले वो कैसा होगा, है ना, हम किसी चीज को बनाते हैं तो उसकी आकार कैसा होगा, उसकी आकृति कैसी होगी, उसमें क्या क्या चीज हमको शामिल करना है, क्या नहीं शामिल करना है, इन सब चीजों को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए उन चीजों में सबसे अधिक योगदान जो था वो भीमराव अंबेडकर का था, BR अंबेडकर का था। इसीलिए भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे, इसलिए उनको जनक भी माना जाता है कि उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी संविधान निर्माण में। चलिए आगे देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मीकृत किया गया। हम लोग जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो एक लाइन लास्ट में जो होता है कि आज 26 नवंबर 1949 को हम भारत के लोगों अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मीकृत करते हैं ना। ये तो यही डेट है आपका, 26 नवंबर 1949 को पूर्ण मन से अपनाया जाता है। संविधान पूर्ण रूप से देखिए लागू 26 जनवरी 1950 को होता है। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाएं सदस्यों की संख्या 15 थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुल महिला सदस्य जो था 15 था, और 15 के देखो नाम दिया हुआ है। आपको थोड़ी सी डिटेल में अगर आप याद रखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। कुछ कुछ नाम भी आप याद रखिए। विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, ये इसको याद रखिए, विजय लक्ष्मी पंडित। राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, भारत की प्रथम केंद्रीय मंत्री थी ये। सरोजिनी नायडू, ठीक है, भारत की प्रथम राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश से बनी थी। सुचेता कृपलानी, भारत के प्रथम आपका मुख्यमंत्री थी, ये भी उत्तर प्रदेश से थी। पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, सब जो है से महत्वपूर्ण और जो है से ये आपके क्रांतिकारी महिला थी ये सब। हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षियानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्किरनी
और अम्मू स्वामीनाथन, ये 15 महिलाएं थी। तो इन्हें आप याद करने की कोशिश कीजिए। 3, 4, 5 नाम तो आपको याद ही रहेगा। भारत के प्रथम मुख्यमंत्री, भारत के प्रथम राज्यपाल, भारत के प्रथम केंद्रीय मंत्री, भारत के प्रथम राज्यपाल, महिला में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री। और आपकी ये जो है विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में भी याद रखिए। ये पहली ऐसी महिला थी जिसे पद्म पुरस्कार दिया गया था, पद्म विभूषण दिया गया था। और ये शायद आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला ये बनी थी। ठीक है, अभी इसके बारे में तो हम कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका ये बनी थी। चलिए आगे देखते हैं। आप इसे 15 को याद रखने की थोड़ा सा 2, 3, 4 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नाम है तो आपको याद रहेगा, बाकी कुछ के लिए आपको 2, 3 बार पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए आते हैं हम लोग ग्रेनविले ऑस्टिन। ठीक है, ग्रेनविले ऑस्टिन ने संविधान सभा को कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या है बोला है इसमें, ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। कहने का मतलब है इन्होंने बताया था कि संविधान सभा जो है इसे कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। इस प्रकार से इन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दिया था ग्रेनविले ऑस्टिन ने। ठीक है, अंग्रेजी था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है। ठीक है, अंतरिम सरकार में कौन क्या बने थे, कौन मंत्री कौन थे, इसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अंतरिम सरकार में जो गठन हुआ था सरकार का, उसमें इसके मतलब आप डेट याद रखिएगा, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं थे, ये भी याद रखिएगा। बाद में शामिल होता है, ठीक है, लेकिन शुरुआत में अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उसमें मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं थे। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा सकता है आपको कि अंतरिम सरकार का गठन में प्रारंभ में मुस्लिम सदस्य शामिल था या नहीं था, तो नहीं था। हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को सरकार का पुनर्गठन किया गया। तब मुस्लिम लीग 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। ठीक है, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे अंतरिम सरकार के गठन में कौन कौन क्या मंत्री बने तो उनके बारे में आगे मिलेगा। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, बाकी और हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अभी इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया गया है तो इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि पीछे वाला भी रिवाइज हो जाए। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने दिया। देखिए विचार, आप एक एक वर्ड को पकड़िएगा। ठीक है, तो विचार किसने दिया था सबसे पहले, संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में किसने प्रस्तुत किया। अगर यहाँ पे व्यक्ति का नाम रहता तो एम.एन. रॉय हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पे पार्टी दिया हुआ है तो पार्टी में क्या हो जाएगा, स्वराज पार्टी। फिर स्वराज पार्टी के बाद में कांग्रेस पार्टी भी दिया था। ठीक है, लेकिन अपनी जो ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया था या स्पष्टीकरण दिया था 1936 में फैजपुर का अधिवेशन में दिया था, है ना। तो पहला नाम आता है स्वराज पार्टी का मई 1934 में। ठीक है, रांची में। और अगर व्यक्ति की बात आता तो हम क्या मारते हैं इसमें, एम.एन. रॉय मारते हैं ना, एम.एन. रॉय। मई 1934 में देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय अधिकार की मांग किया था। एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें कहा गया कि व्यस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था, इसीलिए स्वराज पार्टी को यह कहा जाता है। देखिए स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया, तो आपको स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में तो एम.एन. रॉय हो जाएगा, है ना, एम.एन. रॉय हो जाएगा। और आपकी 2 ऑप्शन है आपका, वो आप 2 ऑप्शन देख लीजिए। दो ऑप्शन और आपका जो है, एक एनी बेसेंट है, एक जवाहरलाल नेहरू है। तो इन्होंने तो कुछ ऐसा बात नहीं रखा था। जवाहरलाल नेहरू तो बाद में
ठीक है, किया भी था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय, दिया भी है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, तो आपका सबसे पहले है ना, हम बताए थे कि एक निर्वाचित संविधान के द्वारा सबसे पहले इसकी निर्माण की जो प्रस्ताव रखा था, समझिएगा, प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्ताव, गठन नहीं किया था, सिर्फ प्रस्ताव रखा था। तो प्रस्ताव रखा था क्रिप्स मिशन, जो आपका 1942 में आता है ना। लेकिन गठन की बात अगर किया जाएगा तो कैबिनेट मिशन के तहत इसका गठन होता है। ठीक है, देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या तो 10 लाख है ना, अनुपातिक जनसंख्या जो था 1:10 लाख का था। एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्तियों से निर्वाचित हुआ था। 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन, है ना, और इसी ने अपना रिपोर्ट में संविधान सभा का गठन का सूत्रपात किया था, प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। प्रांतों में प्रतिनिधि संख्या मोटे तौर पर 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन व्यवस्था प्रस्तावित था। 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो आप समझिएगा कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य था। ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स था, पैथिक लॉरेंस था और ए.बी. अलेक्जेंडर भी था। ये तीनों था, लेकिन नहीं था कौन, विलियम वुड नहीं था। तो आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन आप और भी ये देख सकते हैं, पूछा जा सकता है आपको, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1946 में। ठीक है, कैबिनेट मिशन का गठन या आने का मुख्य कारण क्या था, संविधान सभा का निर्माण करना, है ना। और इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। स्टेफर्ड क्रिप्स जो था इसका अध्यक्ष था, पैथिक लॉरेंस सचिव था और ये नौसेना मंत्री थे। ये तीनों के नाम आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सदस्य नहीं था या कौन सदस्य था। तो जब तक आपको ये तीनों नाम याद नहीं रहेगा तो आप इसको नहीं सही कर पाएंगे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो सबसे पहले तो आपको डेट को छोड़ ही दीजिए, ईयर याद रखिए, 1946। देखिए, इसमें भी 1946 नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट में देखते हैं, देखिए, इसमें भी 1946 नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये 1947 है। बच कौन गया, तो आपका ये बच गया, तो ये सही होगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में, आगे दिया भी है यहाँ पे आपका। अब देखिए, जितना ज़्यादा क्वेश्चन को आप ये कीजिएगा और उसका एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा, उतना ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि ज़्यादा सिर्फ पढ़ने से आपको याद रहने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। समझिएगा, अंतरिम सरकार में जो था उप सभापति किसे बनाया गया था। देखिए, उप सभापति था जवाहरलाल नेहरू उस समय। ये चीज को समझिएगा, कोई उप सभापति क्यों था भाई, है ना। तो क्या था कि इस समय वाइसराय हुआ करते थे, वाइसराय, बाद में तो वाइसराय खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन अंतरिम सरकार के समय वाइसराय था। तो अंतरिम सरकार का जो अध्यक्ष था वो वाइसराय थे। देखिए यहाँ दिया हुआ है, वाइसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था, और जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष कहिए या उप सभापति कहिए। ठीक है, तो कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि 1946 में जो निर्मित अंतरिम सरकार था उसके उपाध्यक्ष या उप सभापति कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। और जैसे ही बात आ जाएगा अध्यक्ष या सभापति का, तो जो उसमें वाइसराय था उनका नाम आएगा, है ना। आपको बता रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर हिस्ट्री का वीडियो लाएंगे तो सारा वाइसराय, सारा गवर्नर जनरल, गवर्नर, सबका जैसे पीरियड बता देंगे कि कौन से कितने पीरियड में शासनकाल कब से कब तक रहा, और उसके बीच में उसके शासनकाल में क्या से क्या घटनाएं हुई, सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में जब लेके आएंगे। तो अभी तो इसका बारे में हम लोग विशेष डिस्कस नहीं करेंगे।
निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। देखिए अभी तो हम लोग पढ़े ही नहीं है कि अंतरिम सरकार में कौन कौन था, कौन क्या था, कौन नहीं था ना, इसलिए इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, आगे भी बताते हैं इसके बारे में कि कौन कौन मंत्री था, है ना। देखिए सी राजगोपालचारी था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे और जगजीवन राम भी थे। इसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन अंतरिम सरकार में मंत्री के पद पर या सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा में 2 सितंबर 1946 को भारत का अंतरिम सरकार का गठन होता है। इसमें सी राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री थे, याद रखिएगा। सी राजगोपालचारी जो था अंतरिम सरकार में वो शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था खाद्य एवं कृषि मंत्री, और जगजीवन राम बाबू जो थे, ठीक है, इनको जगजीवन बाबू भी कहा जाता था, वो श्रम मंत्री थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं था। ठीक है, तो कौन अंतरिम सरकार में कौन मंत्री बने थे, कौन नहीं बने थे, इसका जब एक वीडियो लाएंगे, ठीक है, या अभी थोड़ा आगे जाकर के इसको हम एक अलग से इसके बारे में बता देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन को कंप्लीट होने दीजिए, ठीक है, उसके बाद इसके बारे में हम बताते हैं। चलिए देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है, बेवेल योजना, इसके बारे में भी तो हम लोग डिस्कस नहीं किए, है ना। बेवेल योजना क्या था? बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। बेवेल का विचार था, देखिए कारण दिया हुआ, बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। देखिए ऐसा कुछ नहीं था कि बेवेल का जो विचार था कि इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का सदस्य जो है कार्यकारी परिषद में बराबर कर देंगे तो विभाजन नहीं होता, ये चीज़ कहना गलत है। ठीक है, हाँ, लेकिन बेवेल योजना के अनुसार ये बराबर वाला बात किया गया था, है ना। इसीलिए आपका कथन और करण दोनों सही है, तो गलत हो जाएगा। कथन और करण दोनों सही है, किंतु कथन कारण सही, स्पष्टीकरण नहीं, ये भी गलत है, कारण ही गलत है, स्पष्टीकरण की तो बातें अलग है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, थोड़ा देखिए इसको, थोड़ा जान भी जाएंगे हम लोग बेवेल योजना के बारे में, है ना। चलिए देखिए, अक्टूबर 1943 में लिन लिथगो, उस समय का जो वाइसराय था ना, लिन लिथगो था, ठीक है, उसके बाद बेवेल आता है। ठीक है, 1943 में लिन लिथगो का स्थान पर बेवेल आता है। ठीक है, और बेवेल उसमें तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए, बेवेल वाइसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए उसमें का वे भारतीय संविधान गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बातचीत की और कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उनके प्रस्ताव को बेवेल योजना के नाम से भारत आया या सार्वजनिक किया गया, है ना। तो बेवेल योजना जो है लॉर्ड बेवेल के द्वारा जून 1945 में आती है। बेवेल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्य और हिंदू सदस्य को बराबर रखना था, बराबर होना था। परिषद में वाइसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों को भारतीय होना था। ठीक है, बढ़िया वाला जो खुद ब्रिटिश रखता था, कमांडर इन चीफ। शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन को बुलाया जाना था। देखिए शिमला में भी उसमें एक सम्मेलन होना था। युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद ही, कौन सा युद्ध की बात किया जा रहा है? दूसरा विश्व युद्ध की बात किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 से लेकर 1945 तक चलती है, उसकी समाप्ति के बाद भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल था बेवेल योजना में। बेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध को दूर करना, ये सब चीजें उसमें रखा गया था। हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था। तो मेन तो यही था ना, ये तो मजबूत नहीं करना चाहता था, जानता था कि अगर फूट डालो, इसका नीति ही था फूट डालो राज करो, है ना, डिवाइड एंड रूल। इसलिए कथन सही है, कारण गलत। संविधान सभा के विषय में कौन सा सत्य है?
वह वयस्क मताधिकार पर आधारित था? नहीं, संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था? नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। वह बहुदलीय निकाय थी? बिल्कुल सही है ना, बहुदलीय ही तो था, तब ना कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 और अन्य जो ऐसे और स्वतंत्र मिला के 15 क्या है, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। बिल्कुल सही है, बहुत सारा समिति बना था, समिति के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, संचालन समिति, तो प्रारूप समिति, संविधान सभा में जरा बड़ा समिति था जी, संचालन समिति था, प्रारूप समिति था, ठीक है, बहुत सारे समिति था उसमें। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 3, 4। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। संविधान सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन पर आधारित था? बिल्कुल सही। वयस्क मताधिकार नहीं था। उसके बाद इस सभा में बहुत सारे संचालन और अनेक प्रकार की समितियां थी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था? गलत। नहीं। यह बहुदलीय संरचना? नहीं, बहुदलीय संरचना था, इसलिए गलत हो जाएगा। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी? सही। तो 11 का आपका ए और डी हो जाएगा। देखिए ए और डी है ना। अभी कितना क्वेश्चन है जी? बहुत सारा क्वेश्चन इसमें देता है ना, आपका पीछे वाला जितना पढ़े हैं सब आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे देता है। संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थे? बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और ईसाइयों के सभी प्रतिनिधि दिया गया। ठीक है, तो आप समझिए इस चीज को कि उसमें सभी को दिया गया था महत्व, अल्पसंख्यक हो, ईसाई हो, एंग्लो इंडियन हो। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क पर नहीं हुआ था, इसलिए गलत है। इसकी चुनाव प्रक्रिया से 35 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कार्य संपत्ति पर था? नहीं, सब शैक्षणिक हो गया था, इसको बनाया गया था, तो ये सही है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य ब्रिटिश संसद द्वारा नामित, गवर्नर जनरल द्वारा नामित? नहीं, विभिन्न प्रांतों से था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, प्रांत से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांत के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे? सीधे तो नहीं हुआ था, डायरेक्ट नहीं हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे? ये भी गलत है। प्रांतीय विधानसभा द्वारा, ये तो था निर्वाचक मंडल, है ना, प्रांतीय विधानसभा द्वारा, ठीक है, निर्वाचित हुए थे, इसलिए अप्रत्यक्ष कहा जाता है ना। डायरेक्ट करता तो प्रत्यक्ष हो जाता, इसलिए तो इसको अप्रत्यक्ष माना जाता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? सीधे जनता द्वारा? गलत। भारतीय राष्ट्रीय के नामांकन? गलत, ये भी गलत। प्रांतीय सभाओं द्वारा, जो निर्वाचक मंडल था। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी, परमानेंट, और अस्थायी, टेम्पररी, ये थे, है ना, अस्थायी वाला था ही, अस्थायी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, इसमें श्रीधरन सिन्हा अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन 11 दिसंबर को परमानेंट बना दिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, बहुत पढ़े लिखे थे उसमें। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक की बात किया जा रहा है, परमानेंट और टेम्पररी की बात नहीं किया जा रहा है ना, तो हो जाएंगे सिन्हा साहब। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? उद्घाटन की अगर बात करा जाएगा, उद्घाटन कहे, प्रथम कहे, अस्थायी कहे, सब हो जाएगा श्रीधरन सिन्हा जी। बाद में आते हैं राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान निर्वात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो निर्मात्री के बारे में पूछेगा, निर्मात्री सभा, है ना, तो आपका ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हो जाएगा। ठीक है, प्रारूप नहीं है कि भीमराव अम्बेडकर लगाइएगा, निर्मात्री सभा के बारे में पूछा जा रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, स्वतंत्र भारत का बारे में बात किया जा रहा है इसमें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1947 में तो यही रहे होंगे ना, क्योंकि जब परमानेंट इनको बना ही दिया गया तो स्वतंत्र होने के बाद तो यही रहेंगे, परमानेंट ही थे।
बाद में जाके राष्ट्रपति भी बने। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? उपसभापति, और भी मनोनीत, समझिएगा। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति तो आपके फ्रैंक एंथोनी थे। ठीक है, मनोनीत संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति, ठीक है, फ्रैंक एंथोनी था, याद रखिएगा। फ्रैंक एंथोनी प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी। जिस प्रकार से सच्चिदानंद सिन्हा थे उसी प्रकार से फ्रैंक एंथोनी भी था। लेकिन बाद में जिस प्रकार से बने कौन? राजेंद्र प्रसाद, उसी प्रकार से बाद में परमानेंट उपाध्यक्ष जो है या उपसभापति जो है एच.सी. मुखर्जी को बनाया जाता है। तो यहाँ से दो नाम याद रखिएगा, फ्रैंक एंथोनी का और एच.सी. मुखर्जी का, है ना। फ्रैंक एंथोनी और एच.सी. मुखर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? तो संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को किया जाता है। ठीक है, उसका पहला बैठक भी 9 दिसंबर को ही होता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो इसी डेट में हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 46 में हुआ, है ना। लेकिन आपका देखिए 46 इसमें है, तो इसी में होता है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो प्रथम अधिवेशन का ही वही 9 दिसंबर 1946 को होता है। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? वही क्वेश्चन घुमा फिरा के दे रहा है जी। ठीक है, आपको एक बार चीज़ है, रिवाइज हो जाएगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया? देखिएगा, पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, लेकिन ये आपको ही बताए थे कि इसको 46 में, ठीक है, इसके बारे में प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, लेकिन 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। ये 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, आगे चलकर इसमें उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना, है ना। पढ़े थे सब चीज़ को हम लोग। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, और इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को पेश भी किया। उद्देश्य प्रस्ताव तो आपका कौन हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में सही है? तो नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। और ये सिक्का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ठीक है, तो आपका 2 नंबर भी सही हो जाएगा। और आपका सही का चयन करें तो 1 2 3 2 3 4 1 2 होगा। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। ठीक है, मुखिया लोग नहीं, गलत है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कुल कितने अधिवेशन हुआ था जी? ठीक है, तो ऐसे तो माना जाता है 11, लेकिन बाद में एक अधिवेशन होता है। ठीक है, देखिए इसमें चीज़ दिया है जो 24 जनवरी 1950 के अधिवेशन होता है ना। ठीक है, जिसमें पुनः हस्ताक्षर होता है 284 सदस्यों का, तो 11 और 1 12। ठीक है, कुल अगर पूछ देता है तो 12 ऑप्शन में, तो 12 मारिए। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। अंतिम बैठक के बारे में तो इसी को हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक बार बैठक जब तक नहीं हुआ तो सभी लोग हस्ताक्षर कैसे किया। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 1 दिन उसको अंगीकृत करने में, अपनाने में लगा था, समझे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है आपका इसमें, समझे।
कितना नंबर क्वेश्चन तक टोटल है? 44, 45, 46, 50। चलिए 57 नंबर इसमें है। बाकी हम लोग आगे इसको देखेंगे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। आप लोग इसे रिवाइज कीजिए।